तमाम से लोग कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। इस माहौल में डेमोक्रेसी चैनल वालों ने हमें सुनने का बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज का जो टॉपिक है जो दिया है उन्होंने हमें, मुस्लिम आरक्षण बनाम पसमानदा आरक्षण, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक की थोड़ा देखना चाहूँगा, इस टॉपिक का मजमून क्या है। मुस्लिम आरक्षण पे सबसे पहले बात करते हैं। ये मुस्लिम आरक्षण का जो एक नारा है, ये काफ़ी अरसे से लगाया जा रहा है, इसलिए कि मुस्लिम आरक्षण की आड़ में जो अशराफ है उसको अपने हित सुरक्षित रख सके वो। और दूसरी बात, जो मुस्लिम विमर्श है इनका, जिसके सहारे ये भारत में वर्चस्व बनाए रखते हैं, मुस्लिम सियासत में क्या एक वो सिस्टम बनाए रखते हैं, और मुस्लिम राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है मुस्लिम विमर्श। वो मुस्लिम विमर्शी का हिस्सा ये मुस्लिम आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण चाहे मुस्लिम विमर्श हो, चाहे मुस्लिम राजनीति है, सारा का सारा खेल अशराफ केवल अपने हित साधने के लिए, अपना वर्चस्व साधने के लिए, अपनी सत्ता में किस तरीके से वर्चस्व बना रहे, समाज में किस तरह वर्चस्व मेंटेन रखे, किस तरह वो शासक वर्ग बना रहे, इसलिए वो खेलता है। जबकि उसके बरक्स आप देखेंगे पसमानदा आरक्षण, जो कि पूरी तरह से भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्था और के अनुरूप है। कि भारतीय समाज जो है एक वर्गिक समाज है। भारतीय समाज में 4 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। सामान्य, पिछड़ा और दलित, आदिवासी। तो जो पसमानदा हम लोग बोलते हैं, पसमानदा आरक्षण की बात करते हैं, हम लोग पिछड़े, दलित और आदिवासी मुसलमानों का एक समूह बनाकर पसमानदा की बात करते हैं, जो कि टोटल मुस्लिम आबादी का 90% है। और टोटल भारतीय आबादी का यूँ आप समझ लीजिए तकरीबन 12% है। भारत में 15 करोड़ की आबादी वाला ये समाज सभी सुविधाओं से, सभी मूलभूत सुविधाओं से, मेन स्ट्रीम से वंचित है। ये हमेशा सांप्रदायिक राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड अशराफ है, जब हम आरक्षण की, पसमानदा आरक्षण की बात करते हैं, जो कि हमारा संवैधानिक हक है, जैसा कि विभिन्न रिपोर्टों में भारत में कहा गया है कि जो भारत को ओबीसी मुसलमान है, वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा है। उसी आधार पर कई आयोगों ने हमारी सिफारिश की है हमें ओबीसी का आरक्षण देने की, और आखिर में उसमें कई कमीशन बैठे, बाबा कालका का आयोग बैठा, उसने भी हमें सिफारिश किया, उसके मंडल आयोग बैठा, उसने भी हमें सिफारिश किया। तो हम लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो समूह है हम लोगों का, उसको हम लोग पसमानदा आरक्षण की संज्ञा देते हैं, उसकी मांग करते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ा ओबीसी रिजर्वेशन के तहत हमें मिला भी हुआ है। उसके बरक्स आप मुस्लिम आरक्षण की बात आप करते हैं, तो मुस्लिम आरक्षण पूरी तरह से पसमानदा के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए एक मुस्लिम सियासत का एक टूल है। और वास्तव में आरक्षण की बात की जाए तो वो अशराफ के आरक्षण की बात करता है।
तो आप गौर करेंगे जो मुस्लिम ये शब्द है, चाहे ये आज़ादी के पहले से भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक संगठन चला, वो भी मुसलमानों की भारतीय भागीदारी की बात करता था, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करता था, लेकिन उसमें भी टोटल के टोटल अशराफ ही थे। वो केवल अशराफ के हित की ही बात करते थे। कई बार जब ये हुआ कि मुसलमानों की दबी कुचली जातियाँ हैं, जो मुसलमानों की दबी कुचली जातियाँ हैं, जब उनकी हिस्सेदारी की बात उस ज़माने में भी उठी, तो ये लोगों ने ये कुछ ना कुछ करके टाल दी, लेकिन इन्होंने कभी मुसलमानों को हिस्सेदारी की बात, मुसलमानों के दबे कुचले की तबके की हिस्सेदारी की बात नहीं की। उसी काउंटर पार्ट में मोमिन आंदोलन का जन्म हुआ। मोमिन आंदोलन का जो जन्म हुआ उसमें मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के नेतृत्व में पसमानदा मुसलमानों, पिछड़े मुसलमानों के नेतृत्व में उनके सामाजिक इश्यूज़ को लेकर एक बड़ी लंबा आंदोलन चला, लंबी लड़ाई लड़ी गई। तो हम इतिहास पर अगर गौर करेंगे कि जो मोमिन पसमानदा, भारत का पसमानदा मुसलमान हमेशा से धार्मिक राजनीति के, मजहबी राजनीति से बिना करके सामाजिक इश्यूज़ पर बात करता रहा है और सामाजिक उत्थान की लड़ाई करता रहा। उसे जगह जगह पर अशराफ उसे धार्मिक चादर उड़ा के अपना हित साधने की कोशिश करता रहा है। आप मुस्लिम लीग का एक नमूना आप देख सकते हैं कि जो अशराफ ने दो राष्ट्र के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया मुस्लिम लीग के ज़रिए, और मुस्लिम लीग के ज़रिए एक मुसलमानों के नाम पर एक राष्ट्र की मांग की। वो मुसलमानों के नाम पर राष्ट्र की मांग कर रहे थे, लेकिन उनका मकसद था कि अशराफ की हुकूमत, अशराफ के लिए एक अलग राज्य मिल जाए, इसमें हम हुकूमत करते रहें। तो इसमें वो कामयाब भी हुए। हालांकि पसमानदा मुसलमानों के ताकतवर संगठन हालांकि पसमानदा मुसलमानों के ताकतवर संगठन जमीयतुल मोमिन कॉन्फ्रेंस ने उस वक़्त भी, जो कि देसी मुसलमान हैं, जो देसी पसमानदा मुसलमान हैं, जो कि बाहर विदेशी नहीं है, ना वो यहाँ जीत के रह रहे हैं, ना यहाँ कब्ज़ा करके रह रहे हैं, ना एक तलवार की नोक पर यहाँ आके रह रहे हैं, जो कि किसी वजह से धर्मांतरित मुसलमान हैं, वो लोगों ने उस वक़्त भी मज़हब के आधार पर बंटवारे का विरोध किया। तो मुस्लिम आरक्षण कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा है, जिसके ज़रिए अशराफ अपना हित साधता रहा है। अब यहीं से आप इनका चरित्र दे सकते हैं। 1935 में भारत सरकार ने पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया एससी के दायरे में। एससी के दायरे में 1935 में पसमानदा मुसलमानों को भारत सरकार ने रिजर्वेशन दिया, जो कि लगातार चलता रहा। 1950 तक की लगातार ये आरक्षण पसमानदा मुसलमानों की बहुत सी जातियों को मिलता रहा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कौन कौन सी जाति थी, लगभग काफ़ी जातियों को मिलता रहा। उसके बाद में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान नामक अपना देश ले लिया, वहाँ अशराफ की एक हुकूमत सुरक्षित हो गई, तो बचे कुछ अशराफ भारत में अपना वर्चस्व मेंटेन रखने के लिए, जो भारत में अशराफ बच गए थे, उनका नेतृत्व करने के लिए और अपना वर्चस्व मेंटेन रखने के लिए भारत में रुक गए थे। उस वक़्त भी जो पसमानदा आरक्षण और पसमानदा हिस्सेदारी की बात पर गौर किया जाए, उस वक़्त भी लगभग 389 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे, जिसमें कि मुसलमानों के नाम पर 33 मेंबर जो थे वो सारे के सारे, मेरी जानकारी के अनुसार सारे के सारे अशराफ ही थे। और अब ये इनकी अंदाज़ा लगा लिए कितने शातिर और कितने होशियार हैं। ये उधर मुस्लिम का नारा दे के, मुसलमान का नारा दे के एक देश ले लिए, पाकिस्तान अलग। इधर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी 33 लोग मुसलमानों के नाम पर जगह मेंटेन कर ले गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बेगम एजा रसूल जैसे लोग उनके नेतृत्व में कर ले गए। ये जहाँ पर मुसलमानों में आरक्षण का फ़ायदा
मुसलमानों की अशराफ के अलावा दूसरी जातियों को मिलता दिखता है, तो वहाँ पर ये उसे धार्मिक लुबादा उड़ा देते हैं। भले ही वो आरक्षण उनके सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और शैक्षणिक स्तर और राजनीतिक स्तर के आधार पर मिल रहा हो, लेकिन उसे धार्मिक लुबादा उड़ा के ये कहीं ना कहीं उसे ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें ये सफल भी हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लगभग 3 साल तक की जो डिबेट है, जिसमें कि बेगम एजाज रसूल जैसी अशराफ ने यहाँ खुलकर जो पसमानदा रिजर्वेशन उस टाइम पे मिल रहा था, जो भारत सरकार का दिया हुआ था 1935 से, उसका खुल के विरोध किया। और बहुत से मौलाना अबू कलाम आज़ाद और बाकी जो अशराफ थे उसमें सबने विरोध किया। फिर भी उस वक़्त उसे जो आरक्षण मिल रहा था वो जो मुसलमानों की पसमानदा की जो जातियां थीं, उनके जातीय आधार पर, जाति पिछड़ेपन के आधार पर मिल रहा था, ना कि धार्मिक पिछड़ेपन के आधार पर मिल रहा था। तो उन्होंने धार्मिक लुबादा उड़ाकर ये कह के कि मुसलमानों में के ऊंच नीच नहीं है, मुसलमानों को इस नीच को नहीं है, तमाम सी बातें कह के इस्लाम में कोई जात पात नहीं है, ये कहकर उसको बात खारिज की। जबकि इनका ये किरदार है कि ये हमारे दलित मुसलमानों को, जिन्हें पसमानदा की हम संज्ञा देते हैं, चाहे उन्नट हैं, चाहे भिखारी हैं, चाहे भक्कों हैं, चाहे ढपाली हैं, चाहे इन्हें अपने पास में बैठाना भी पसंद नहीं करते हैं। अपनी महफिल में बात रखना तो बहुत दूर की बात है। तो ये इनका किरदार रहा है। बहरहाल ये अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे सामाजिक न्याय के योद्धाओं की बदौलत संविधान लागू होने के बाद भी ये आरक्षण, जिसे दलित रिजर्वेशन कहते हैं, एससी रिजर्वेशन कहते हैं, पसमानदा मुसलमानों को मिलता रहा। लेकिन तकरीबन साल भर भी नहीं गुजरा था, भारतीय आइन लागू, मुल्क आज़ाद होने के बाद जो नया आइन था लागू होने के बाद भी में ये अपनी षड्यंत्र में कामयाब रहे। आखिरकार 10 अगस्त 1950 को ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में पैरा 3 जुड़वा के उस आरक्षण को ख़त्म कर दिए और इसका ठीकरा फरारा नेहरू सरकार और कांग्रेस सरकार पे फोड़ा गया है। उस वक्त ये कहते थे कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को दलित नहीं है, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा अशराफ को, सो कॉल्ड अशराफ को नहीं मिल पा रहा था, उसको मुसलमानों के दलित जातियों को मिल रहा था, जिन्हें ये अपना हमेशा मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं मज़हब के नाम पर, और हमेशा आगे भी गुलाम बनाए रखने चाहते हैं। इसे हमेशा मुस्लिम सियासत के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं चाहते हैं उसे वो आरक्षण पा के समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसलिए ये हमेशा उनको जज्बाती मुद्दे पर उलझाए रखना रहते हैं, टोपी उर्दू मदरसा में उलझा के अपना हित साधने की, अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश किया करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही 1980 का दौर आता है, मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में रिपोर्ट आती है, जब तो ये कुछ नहीं हुआ, जब 1990 का दौर आता है, जब मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट लागू होने का दौर आता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह ओबीसी रिजर्वेशन के अंतर्गत उसे लागू करते हैं। और हम पसमानदा मुसलमान खासकर मूवमेंट से जुड़े हैं, तहे दिल से उन हिंदुओं के शुक्रगुजार हैं जो कि मंडल आयोग कमेटी में थे। तो कमेटी और कमीशन में मुझे नहीं मालूम, कमेटी थी कमीशन थी, बहरहाल जो मंडल आयोग कमेटी में थे, उन्होंने ईमानदारी से, जबकि उस कमेटी में ना ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व था, ना कोई पसमानदा का था, इसके बावजूद भी मुसलमानों की सभी पसमानदा जातियों को उन्होंने चिन्हित किया
और जो कि टोटल मुस्लिम आबादी का 90% लगभग आता है, उन्हें चिन्हित करके उन्होंने कहा जो पिछड़े हिंदुओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे हालात हैं वैसे ही पसमानदा मुसलमानों के यानी पिछले मुसलमानों के हालात हैं। तो उन्होंने उस कैटेगरी में रखा ओबीसी रिजर्वेशन में। हम इसलिए ज़्यादा ही शुक्रगुजार हैं कि उस कमेटी में एक भी मुसलमान नहीं था जब हमें ये फ़ायदा मिला। अगर मुसलमान होता शायद उसमें अशराफ होता, तो शायद हमें ये रिपोर्ट ये कुछ ना हो के कुछ और ही रिपोर्ट होती। बहरहाल 1990 में जब ये रिपोर्ट लागू होती है तो जितने भी मुसलमानों की धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो देवबंद, बरेलवी और नदवा, तमाम के उलमाए कराम जो कि अशराफ के जिनका अशराफ की विचारधारा से ही जो चलते हैं, उन्होंने सरकार को दबाने की कोशिश की कि ऐसा है, ये मुसलमानों के फूट डालने की सरकार की साजिश है। तमाम से नारे दिए और कहा गैर इस्लामी है, तमाम से किस तरीके सरकार बैक कर जाए। बहरहाल भारतीय सरकार की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा और भारतीय जनमानस खासकर हिंदू जो हमारे लिए बिना संघर्ष किए, हमने पसमानदा ने उसके लिए, उस आरक्षण के लिए कोई भी संघर्ष नहीं किया, जो हमें रिजर्वेशन मिला उसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब यहाँ से देखिए, जो अशराफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एससी मुस्लिम रिजर्वेशन को धार्मिक लोबादा उड़ा के मुस्लिम रिजर्वेशन कह के उसका विरोध करता है, धार्मिक आधार पर उसका विरोध करता है, वही अशराफ मुसलमान जब 1990 में मंडल आयोग कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाती है, ये हो जाता है मुसलमानों के 90% आबादी ओबीसी के दायरे में रिजर्वेशन हासिल करेगी, इन्हें हम पसमानदा कहते हैं। तो ये तुरंत मुस्लिम आरक्षण का राग अलापना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका मुस्लिम रिजर्वेशन का राग अलापने का मकसद केवल उसमें अशराफी छूट रहा था। इनका मुस्लिम रिजर्वेशन राग अलापने का मकसद था कि उसमें अशराफ छूट रहा था। मुस्लिम सियासत का पूरा हिस्सा इनका अशराफी हित है, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे भागीदारी का मामला हो। ये मुसलमान के नाम पर टिकट तो मांगते हैं सभी राजनीतिक दलों में, लेकिन टिकट किसको मिलते हैं? अशराफ को मिलते हैं। तो ये 1990 के बाद से लगातार ये मुस्लिम आरक्षण के लिए 18% आरक्षण के यूपी में आवाज़ बुलंद कर रहे थे सभी जगह। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील साहब के यहाँ भी ऑफिस में गए थे, मैंने देखा बड़ा सा बैनर हुआ लगा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ मुस्लिम आरक्षण हम लेके रहेंगे। जो ज़फ़र अब्द जिलानी साहब उनके वकील, उनके ऑफिस में मैं गया तो मैंने पूछा भी ये कैसे आप लोग हैं, तो कहने लगे ऐसा है कि हाँ आप लोग सब एक हुई है, लेके रहेंगे। तो ये सीधा था, जबकि 90% मुसलमान मंडल आयोग की सिफारिश में ओबीसी के दायरे में आ गया था, तो ये किसके आरक्षण की बात कर रहे थे? आप यहीं से इनके चरित्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सीधे अशराफ के आरक्षण की बात कर रहे थे, जो कि पिछली साल केंद्र सरकार ने जब से गरीब सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के दायरे में आरक्षण दे दिया है, तब से ये मुस्लिम आरक्षण की बात बंद कर दिए हैं। अब आप इनका चरित्र देख सकते हैं कि मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम सियासत, मुस्लिम राजनीति ये किसके लिए है? केवल अशराफ के लिए है। ये 1946-47 के दौर में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होते हैं, ये 33 लोग असेंबली के सदस्य बनते हैं और 10 उसमें भाग के पाकिस्तान चले जाते हैं। इनका ये किरदार है। ये हर तरीके से वर्चस्व बना रहना चाहते, भारत में चाहते हैं। धर्म के नाम पर किसी न किसी बहाने ये वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। तो मुस्लिम सियासत और मुस्लिम आरक्षण इनका एक वर्चस्व बनाए रखने का टूल है, जो कि अब पसमानदा इसे समझ गया है। तो अब ये घबराए हुए हैं।
तो इसी तरीके से आप अगर पसमानदा के आरक्षण की और आप नमूने देखेंगे भारत में, जितने भी राजकीय इंस्टीट्यूट हैं भारत में, राजकीय या केंद्रीय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, सभी जगह पसमानदा को ओबीसी के दायरे में रिजर्वेशन मिलता है। भले ही क्यों ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो हो, चाहे वो डीएवी कॉलेज हो, भले ही जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं इनकी भी कॉलेज है, सब में वो हम जितने भी कॉलेज हों जो सरकारी, जहाँ सरकारी व्यवस्था चलती है, हमें वहाँ ओबीसी के दायरे में रिजर्वेशन पसमानदा को मिलता है। लेकिन जहाँ जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, वहाँ जो अशराफ नियंत्रित करता है जिनको, वहाँ पसमानदा की को ना ही कोई किसी प्रकार का आरक्षण मिलता है, ना ही पसमानदा को किसी प्रकार की हिस्सेदारी मिलती है। चाहे वो एएमयू हो, चाहे वो इंटीग्रल हो, और जामिया में इन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन जो लागू कर रखा है अशराफ का तुष्टीकरण करने के लिए, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमने देश के बंटवारे के टाइम पर भी मजहबी आधार पर किसी भी बंटवारे का विरोध किया था, आज भी हम विरोध करते हैं। जो जामिया में ये मुस्लिम आरक्षण के नाम पर 50% रिजर्वेशन लिए हुए हैं, उस पर पर्दा डालने के लिए, कहीं पसमानदा उस पर विरोध ना करे, तो हल्का सा एक लालीपाप 10% का उसमें से पसमानदा को दे रखा है इन्होंने, ताकि इनकी तरफ से विरोध ना हो। लेकिन हम ये मानते हैं जो भारतीय जनमानस के साथ में, भारतीय दबे कुचले तबके के साथ में, चाहे वो दलित हों चाहे पिछड़े हों, ये अन्याय है कि उनको, जैसे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में, केंद्रीय राजकीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण का लाभ मिलता है, उसी तरह अल्पसंख्यक संस्थानों में भी मिलना चाहिए। और दूसरा, इनके ये अल्पसंख्यक संस्थानों में जो इनकी व्यवस्था है उससे इनका चरित्र भी दर्शाता है। ये पूरे भारत में दलित मुस्लिम एकता का नारा देते हैं, ये पूरे भारत में दलित मुस्लिम एकता और दलितों की हिमायती बनने का दावा करते हैं। ये अब जो इनके नियंत्रण में इंस्टीट्यूट हैं, जो इनके नियंत्रण में संस्थाएं हैं, उसमें ये उनको हिस्सा क्यों नहीं देते हैं? अगर वाकई में दलितों के हमदर्द होते या पिछड़ों के हमदर्द होते अशराफ, तो ये अल्पसंख्यक संस्थाओं में उन्हें रिजर्वेशन देते। और कोई भी समाज अगर वाकई में ईमानदार होता है तो सबसे पहले वो अपने दलित की ओर देखता, अब सबसे पहले वो अपने दलित की ओर देखता। इन्होंने कभी अपने दलित को अपने पास में बैठाला नहीं, और हिंदू दलित को सड़ों को खिलाफ खड़े करने के लिए, अपने वर्चस्व का हिस्सा बनाने के लिए, अपनी वर्चस्व की राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में वो धोखेबाज हैं। ये दलितों के साथ में दलित मुस्लिम एकता के नाम पर धोखा कर रहे हैं। ये सरकारें बनाते हैं दलित मुस्लिम के नाम पर, एकता के नाम पर, खुद कैबिनेट मंत्री बनते हैं और अशराफ का तुष्टीकरण करते हैं। मुसलमान के नाम पर टिकट सारे के सारे मुसलमानों के लिए में दिलाते हैं। तो ये इनका हथकंडा है। और मुस्लिम रिजर्वेशन की बात जब से EWS आ गया है, ये करना बंद कर दिए हैं। अब ये बिल्कुल करना, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करना बंद कर दिए हैं। और जितने भी मुस्लिम नाम की संस्थाएं हैं, मुस्लिम नाम की संस्थाएं हैं, उसमें किसी में भी पसमानदा मुसलमानों के ना ही किसी प्रकार का आरक्षण हासिल है, ना ही किसी प्रकार की हिस्सेदारी हासिल है। चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तकरीबन
मैंने पूरी पक्की जानकारी, 250 मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, शायद ही गिने चुनो कोई पसमानदा हो, सारे के सारे उसमें अशराफ हासिल हैं। तो ये हमें किसी अपनी महफिल में बैठाने लायक नहीं समझते हैं। तो ये पसमानदा के रिजर्वेशन की हिमायत क्या करेंगे और पसमानदा के रिजर्वेशन क्या ये देंगे। एक तरह से पसमानदा के रिजर्वेशन का प्रतिद्वंदी मुस्लिम रिजर्वेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पसमानदा का पतन का, पसमानदा के पिछड़ेपन का जो वजह रही है भारत में, वो सभी राजनीतिक दलों द्वारा अशराफ का तुष्टीकरण, अशराफ ने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान रूपी, जैसा कि डॉक्टर फैयाज साहब कहते हैं, पाकिस्तान रूपी और बांग्लादेश रूपी सत्ता हासिल कर ली है। वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत में भी शासक वर्ग बना रहना चाहता है। उसके लिए पसमानदा को गुलाम बनाए रखना चाहता है, पसमानदा को नौकर बनाए रखना चाहता है, जैसा कि तो वो कभी नहीं चाहेगा पसमानदा रिजर्वेशन या पसमानदा डिस्कोर्स आगे बढ़े। जैसे कि भारत के सवर्णों ने बड़ा दिल दिखाकर दलितों को और पिछड़ों को आरक्षण जैसे के लिए संघर्ष किया, तो ऐसा बड़ा दिल अशराफ कभी पसमानदा के लिए नहीं दिखा सकता। यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रोल वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे मुस्लिम मजलिस मशावरत कमेटी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, कहीं भी पसमानदा की नुमाइंदगी ना के बराबर है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में तो मेरा अक्सर जाना हुआ, मैंने जानने की कोशिश की कि एक चपरासी भी हमें यहाँ पसमानदा मिल जाए, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जबकि सारी व्यवस्था पर वही काबिज हैं, सारी के सारे सिस्टम पर वही काबिज हैं। जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गरीबों के टैक्स से चलती हैं, उन पर पूरा अपना स्वामित्व बनाए हुए हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, जिसका सारा का सारा लाभ वो अशराफ तक की पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अल्पसंख्यक विभाग और में तमाम सी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं लागू होती हैं, बहुत बजट आता है। चूँकि डिपार्टमेंट में भी यही होते हैं, चपरासी से लेके बाबू तक की सब यही, अधिकारी तक यही होते हैं, कर्मचारी भी यही होते हैं। लंबा चौड़ा बजट आता है, बजट की कमी नहीं रहती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा, लेकिन उसका नाम, उसका फ़ायदा जो 90% पसमानदा है, जो मुस्तहिक उस बजट का है, वो उस तक की नहीं पहुंच पाता है। उसका उस बजट का हिस्सा 10-20% पहुंच पाता है, 80% बजट उसका अशराफ हक जाता है, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सबल है, राजनीतिक उसकी हिस्सेदारी होती है। चाहे भाजपा का सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार, किसी की भी सरकार हो, वो क्योंकि राजनीतिक रूप से मजबूत है, तो उसका बड़ा हिस्सा वो हड़प जाता है। जो दबे कुचले तबके के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक विभाग को मिलती हैं, वो उन तक की नहीं पहुंच पाती हैं। मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस मसले पर ख़ास करके मांग करूंगा कि जो बजट अल्पसंख्यक विभाग को दिया जाता है, चाहे वो स्कॉलरशिप के नाम पर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट के नाम पर हो, चाहे कौशल विकास के नाम पर हो, चाहे वो शादी अनुदान के नाम पर हो, जितना भी बजट हो उसमें पसमानदा की आबादी के अनुपात में वो बजट आरक्षित किया जाए, ताकि सरकार की असल मंशा, जो पीछे पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और आगे आ सके। क्योंकि जिस तरह से हिंदू समाज है, उसी तरह से मुस्लिम समाज भी एक इकाई
नहीं है। उसमें भी वर्ग का बंटवारा है, उसमें भी दबे कुचले लोग हैं। जब एक तालाब में बड़ी मछली और छोटी मछली दोनों को साथ में रख के आप चारा डालोगे तो जाहिर सी बात है बड़ी मछलियाँ सारा चारा खा जाएंगी, छोटी मछलियों तक कुछ नहीं पहुंचने वाला। वो आखिरी में बड़ी मछलियाँ मछलियों को तक की निकल जाएंगी। हम भारत सरकार से अपील करते हैं, कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं या भविष्य में संचालित की जाएं, उनमें पसमानदा की आबादी के अनुपात में बजट